एनआरआईज के लिए भारत में कानूनी मामले सुलझाना किसी सरदर्द से कम नहीं होता। नमस्ते, कोशिश बाय दिव्या के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दूसरे देश में बैठकर भारतीय न्याय व्यवस्था की बारीकियों को, डिटेल्स को समझना और अपने अधिकारों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम एनआरआईज कभी कभी बहुत ही मेजर लीगल ट्रबल्स में फंस जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, मैट्रिमोनियल लॉज एंड फ्रॉड्स, पेरेंट्स की विल के चैलेंजेस, कभी कभी फॉल्स एफआईआर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स एज वेल। सात समंदर पार बैठे हुए समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, और कोई गाइडिंग लाइट भी नहीं होती। अगर आप भी वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, एनआरआई हैं, जिसे कोई ना कोई लीगल मैटर इंडिया में सुलझाने के लिए लीगल हेल्प, नॉलेज एंड अवेयरनेस की जरूरत है, आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन एनआरआई प्रॉब्लम्स जिसके सॉल्यूशंस और अप्रोचेस टू हैंडल सब एनआरआईज को पता होनी चाहिए। डिस्टेंस शुड नॉट बी अ बैरियर टू जस्टिस। Meet today's High Court's leading advocate for the global Indian today, specializing in NRI's law. Legal expertise is one thing, legal integrity is another. Our guest today has mastered both. Veteran of the course with 14 years of experience and practice, thousands of lives impacted. When the stakes are high and borders are wide, this is the name NRI clients trust. We are joined today by the visionary behind Legal Stalwarts and a role model for young and budding lawyers. Joining us today, Mr. Anurag Singh Thagra. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू कोशिश बाय दिव्या। अनुराग, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले बताया, जब द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, जो आपका एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ असिस्टिंग एनआरआईज कैटेगोरिकली, उसके बेसिस पे आज मैं व्यूअर्स की तरफ से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। शुरुआत मैं करना चाहूँगी with this wider umbrella of matrimony frauds. It's a life-changing, drastic event in anyone's life. मेरा पहला सवाल अनुराग आपसे ये होगा, एक लड़का, एक आदमी claiming to be an NRI इंडिया आता है और एक लड़की से शादी करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, और इस लालसा में या इस लालच में कि हम आपको ओवरसीज बुलाएंगे, वो गायब हो जाता है। ये हमने बहुत सुना है। तो ऐसे में एक लड़की और उसके परिवार के लोग, लॉ क्या कहता है, क्या कर सकते हैं? दिव्या, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रेगुलर क्वेश्चन है। और आप इन चीज़ों को रेगुलर देख रहे हैं, मैं भी काफ़ी सालों से रेगुलर देख रहा हूँ। और जहाँ तक लॉ की बात है, मैं पहले ब्रॉड स्टेटमेंट एक आपसे शेयर करता हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि वट एवर क्वेश्चंस विल बी हैविंग, वट एवर प्रॉब्लम्स विल बी हैविंग, लॉ में 90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। कुछ पहले है, कुछ बाद में है, कुछ प्रिकॉशन स्टेज पे है, कुछ रेमेडी स्टेज पे है। सो एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। तो हमें देखना ये है कि एक हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रॉड। अब फ्रॉड किस तरह का है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि कोई फॉरेन सेटल्ड इंडियन है, ही कम्स टू इंडिया, प्रिटेंड्स टू बी एन एनआरआई एंड देन स्पेंड सम गुड टाइम विद अ वुमन एंड देन लीव्स। अब इसके अंदर डिपेंड ये करता है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड हैज़ हैपेंड। हॉलीडे मैरिज, जिसको एक नाम दे देते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉलीडे मैरिज ऑल्सो। या हम कहते हैं कि इसमें कोई डॉरी डिमांड है, या हम इसमें ये कह देते हैं कि सपोज करो, जैसे आप ही ने अभी खुद कहा कि इस लालच में, एक लालसा में कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगी, राइट। सम पीपल शेयर देयर मनी ऑल्सो विद सो कॉल्ड एनआरआईज कि भी मैं पैसे दे देती हूँ, शायद मैं बाहर सेटल हो जाऊंगी। तो डिपेंड करता है कि फ्रॉड किस तरह का है। किसी भी तरह का फ्रॉड है, उसके ऊपर उसी तरह की रेमेडी लॉ प्रोवाइड करता है। इफ़ यू हैव लॉस्ट मनी, then we have a separate remedy, separate sections of the IPC. हमारे साथ डॉरी की डिमांड है, फुलफिल नहीं की गई, इसलिए डंप कर दिया गया है, then we have a separate section. So इस तरह से डिपेंड करता है कि हमारे साथ फ्रॉड किस तरह का हुआ है, उसी तरीके की रेमेडी को इन्वोक करके सोल्यूशन इज एवरी टाइम देयर। ओके, दिस इज माय ब्रॉड स्टेटमेंट। जो आपने कहा कि सोल्यूशन है, इसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान एनआरआई जो वापस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका कहीं भी चला गया है, तो उसको भी हमारा लॉ लोकेट कर सकता है? एब्सोल्युटली। डिपेंड ये करता है जुरिस्डिक्शन। सपोज आप कहिए कि मैरिज इंडिया में सोलमनाइज हुई है। अगर मैरिज इंडिया में सोलमनाइज हुई है तो कॉज ऑफ एक्शन इंडियन लॉ में जनरेट हो गया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंडिया की बन गई है। तो इंडिया में उसकी सोल्यूशन को, उसकी रेमेडी को इन्वोक किया जा सकता है, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये रेमेडी अवेल की जा सकती है।
अनुराग, इसी को ही मैं एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहूंगी एज एन एक्सटेंशन। लेट्स से शादी हो गई, वो लड़की शादी करके ओवरसीज आ भी गई। नाउ इन सम डेज मंथ्स उसको रियलाइज होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन करके शादी हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं है जो उसको बताई गई थी, उसकी फैमिली को बताई गई थी। नाउ कई कई लोग एडजस्ट करते हैं, बट कई बार फ्रॉड का लेवल इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो ओवरसीज बैठे बैठे इंडिया में क्या कुछ ऐसा लॉ है जिससे कि इस लड़की को, जिसके साथ अपेरेंटली क्लेमिंग फ्रॉड की फीलिंग है, वो कुछ सेटिस्फाई हो पाया, कुछ उसको मदद मिले यहाँ बैठ के? दिव्या, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड इसका एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रेमेडी इन लॉ से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। आपने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में कहा था देयर माइट बी सम क्वेश्चंस व्हिच माइट साउंड स्टूपिड। स्टूपिड नहीं है, इट इज़ अ लेमैन क्वेश्चन और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, एक लेमैन के लिए एक बेसिक वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं फ्रॉड। लेकिन एक लीगल प्रोफेशनल के लिए ये देखा जाता है, लीगल प्रोफेशनल ये देखता है कि क्या वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है या सिविल लॉ के अंडर आता है। देखिए, कई बार कुछ रेमेडीज सिविल लॉ में अवेलेबल होती हैं और हम क्रिमिनल लॉ में उसकी रेमेडी ढूंढते रहते हैं। फॉर जी। एग्जांपल, डॉरी डिमांड, जी। टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डॉरी, हम्म, अदर हरासमेंट फॉर डॉरी, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये क्रिमिनल लॉ के एम्बिट में आते हैं। सपोज करिए कि एक ने किसी दूसरे से शादी करी और फ़र्ज़ करिए वहाँ जाकर चीज़ें वैसी नहीं निकली जैसी उसने सोची थी या जैसी जी। कही गई थी, राइट? तो वो क्रिमिनल फ्रॉड में नहीं आती, वो सिविल फ्रॉड में आती है। सपोज हमने डाइवोर्स सीख करना है, सपोज हमने एलिमनी सीख करनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन। सपोज हमने कुछ और रेमेडी सीख करनी है तो सिविल लॉ में आती है, तो उसके लिए सिविल रेमेडीज़ को इन्वोक करना ज़रूरी है। और अगर सही कहीं हमारे साथ कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट हुआ है जो फ्रॉड के एम्बिट में आता है, तो उसके लिए क्रिमिनल रेमेडी सीख करना ज़रूरी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं यही कहूँगा आपके दर्शकों को कि जब भी आपके साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले किसी अच्छे प्रोफेशनल से बात ज़रूर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने हर दर्शकों को, अपने हर क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंटर्न्स को या जनरल पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ कि नॉर्मली हम लीगल प्रोफेशनल के पास तब जाते हैं जब पानी सिर से टप जाता है, जब बात बहुत आगे चली जाती है। उसमें क्या होता है, एक तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, रेमेडी नहीं मिलती है और बाद में हमें पता लगता है कि रेमेडी लाइज समवेयर एल्स। सो एट द वेरी बिगिनिंग यू शुड कंसल्ट अ लीगल प्रोफेशनल, यू शुड कंसल्ट अ लीगल प्रोफेशनल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, अब लेट्स से देयर इज अ कपल, राइट? वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और स्वभाववश और बाय नेचर कोई अपने आप को थोड़ा एग्जैजरेट कर देता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना इनकम है, राइट? और वहाँ जाके देखा जाता है कि उतनी इनकम नहीं है, उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। Yes. इसका क्रिमिनल ऑफेंस में पुलिस में कोई रेमेडी नहीं है, तो देयर इज अ सेपरेट रेमेडी फॉर दैट। सो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल ऑफेंस है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द वेरी अर्ली स्टेज। वीजा स्टेटस गलत बताना सिविल क्राइम है या क्रिमिनल क्राइम है? सी, वीज़ा स्टेटस को गलत बताना और इस स्टेटस को यूज़ करके, मिसयूज़ करके किसी को मिस रिप्रेजेंट करना, एल्योर करना, और उस मिस रिप्रेजेंटेशन से, उस एल्योरमेंट से किसी की मनी को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लाइफ को, किसी की बॉडी को मिसयूज़ करना, डैमेज करना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि वहाँ अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया गया है कि मैं तो वहाँ पे पीआर लेता हूँ, राइट? और उसके बाद उनको बोला मेरी तो वहाँ पे पीआर है, आप यहाँ पे आइए, दिस मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, यू शेयर दिस मच मनी विद मी, इट अट्रैक्ट्स सेक्शन 406 ऑफ IPC। या कहना कि चलो जी मेरे को तो इतनी डॉरी चाहिए, तो आपके बच्चे को मैं बाहर सेटल कर दूंगा जी, राइट? तो वो डॉरी के एम्बिट में आता है। तो उस मिस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कैसे किया जाता है, इट्स डेफिनेटली अ क्रिमिनल ऑफेंस। गोइंग बैक टू आपने एक जो चीज़ कही कि जितना जल्द से जल्द आप प्रोफेशनल हेल्प लें उतना अच्छा है। यही कंफ्यूजन होती है लेडीज़ को कि क्या हम पुलिस के पास, ऑस्ट्रेलियन पुलिस में 000 कॉल करके गाइडेंस लें या हम इंडिया में लीगल स्पेशलिस्ट से गाइडेंस लें। तो क्या आपके थॉट्स हैं इस पे? इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है फॉरेन NRIs के साथ डीलिंग में, कि अगर आपको वहाँ पे कोई रेमेडी नहीं भी मिलती है तो आपको क्लियर बता दिया जाता है कि ये मेरे एम्बिट में है, ये मेरे एम्बिट में नहीं है। सपोज यू अप्रोच द पुलिस टेल्स यू दैट दिस इज़ नॉट विद इन अवर जुरिस्डिक्शन, राइट? तो मैं आपसे फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन इंडिया में, लेट अस से कि एक लड़की की मैरिज इंडिया में होती है जी, तो एक पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन इंडिया में जनरेट हो गया, तो आपको किसी इंडियन लीगल स्पेशलिस्ट के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंडियन लैंड के ऊपर आपकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉज ऑफ एक्शन एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। अब कॉज ऑफ एक्शन इंडिया में है कि नहीं, पार्शियल है कि कंप्लीट है, इसके लिए आप किसी लीगल प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। कई बार हम एज ए लेमैन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं, पर लीगल माइंड हमारा नहीं होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट लीगल प्रोफेशनल कि क्या मेरा कॉज ऑफ एक्शन वहाँ से जनरेट होता है, क्या मेरी रेमेडी वहाँ पे अवेलेबल है, क्या उस रेमेडी का मुझे फर्दर जाके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को पहले ही आपने देख लेना है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। नाउ शादियां हो जाती हैं टेम्पररी वीज़ा से, एज अ कपल आप लाइफ बनाते हैं, आप परमानेंट वीज़ास पे भी आ जाते हैं। लेट्स से अलगाव तक बात पहुंच जाती है कई बार, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, finances की, and then obviously the first thing that you want to touch base on is your dowry money, the gifts that you got, जो गोल्ड आपको मिला, आपके मम्मी पापा ने दिया, आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज ने दिया। तो 10-10, 12-12 साल पुराने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है लेडीज को टू गेट होल्ड ऑफ दैट मनी, दैट गोल्ड, जो कि बैंक में पड़ा हुआ है, सास ससुर के घर में पड़ा हुआ है, और डिस्टेंस बना लिया जाता है, यू नो, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, फोन नहीं उठाते हैं। अब कॉज ऑफ एक्शन इसका तो इंडिया में है, शादी इंडिया में हुई, डाउरी गिफ्ट सब इंडिया में हुए, उसको निकालने के लिए एक थोड़ा अगर आप स्टेप वाइज प्रोसेस गाइड कर दें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। देखिए, इंडियन लॉ के मुताबिक दिव्या, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत शॉर्टकट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी। इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ सिचुएशन। नाउ लेट अस सी, एक फीमेल है, उसकी किसी मेल से मैरिज हो जाती है, और मैरिज के बाद गुड फेथ के अंदर उनका सारा गोल्ड एक ही घर में पड़ा है, लेट्स से एक लॉकर में पड़ा है, और वो लॉकर उसके हस्बैंड ऑपरेट करते हैं। जब तक सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई मैरिज हुई, ओकेजन हुआ, गोल्ड निकाल लिया, बाद में यूज़ कर लिया, फिर उसी लॉकर में रख दिया। प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, जब डाउट जनरेट होना शुरू हो जाता है, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। देन दैट वुमन वांट्स टू ले हैंड ऑन हर ओन आइटम्स, जो कि उससे दूर कर ली जाती हैं, राइट। अब इसमें इस चीज़ को ब्रॉडली देखना कि वो इंडियन लॉ में रेमेडी है कि फॉरेन लॉ में रेमेडी है, इस समय कहना बड़ा मुश्किल है। डिपेंड करता है गोल्ड पड़ा कहाँ है। इंडियन बैंक के लॉकर में पड़ा है, फॉरेन में किसी बैंक के लॉकर में पड़ा है, उसके वेयरअबाउट्स क्या है, क्या वो गोल्ड कंज्यूम हो चुका है, क्या हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। सपोज आई मेक अ कंप्लेंट इन इंडिया दैट माई सो एंड सो गोल्ड इज लाइंग इन सो एंड सो बैंक लॉकर, इट इज़ ईजी टू रिकवर, ओके, इट इज़ ईजी टू रिकवर। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे घर के किसी लॉकर में पड़ा है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ, उस गोल्ड को कहीं और लगा दिया गया, और बाद में कहा जी 10 साल पुराना गोल्ड था, ये तो मिसअप्रोप्रिएट हो गया, ये तो यूज़ हो गया, ये तो सेल हो गया, उसके बाद नई ज्वेलरी बना ली थी। ये चीज़ें हैं, तो ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो आती हैं। यस, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। आप खुद देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं इंडिया में हूँ, सपोज़ मैं आपको कोई गोल्ड की आइटम देता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, अब 10 साल बाद मैं कहता हूँ कि मेरा कोई ये गोल्ड का रिंग है, दिव्या के पास पड़ा है। अब 10 साल में उसका क्या फेट था, क्या नहीं था, नो वन नोज़। तो प्रैक्टिकली उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है इंडिया में, जो मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैरिज में कपल्स आते हैं, लेडीज़ आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, जी हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारा ये हो गया, हमने इतना गोल्ड दिया था, और जब मैं उनको कहता हूँ मेरे को बिल्स दो, दे डोंट हैव द बिल्स। वो क्या करते हैं, मेरे को एक प्लेन पेपर के ऊपर जो ज्वेलर का एस्टिमेट बना होता है वो ला के दे देते हैं। अब नाउ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। कल को मैं कोर्ट में जाता हूँ, इसका केस प्लीड करता हूँ, तो कहते हैं जी वकील साहब कितना गोल्ड दिया था, मैंने कहा इतना तोला गोल्ड दिया था। कहते क्या क्या आइटम थी, मैंने इतने आइटम थी, वो कि बिल दिखाइए, हमारे पास बिल ही नहीं होता है, राइट। तो एक प्रिजम्पशन जाती है कि मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, मैंने एक आइटम दिया था, उसको मैं 10 लिखवा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे को आती हैं। उस समय हम लोग नहीं सोचते, बिकॉज मैरिज है, किसी को क्या पता कि मैरिज ब्रेक होनी है या चलनी है, हम तो अच्छा सोच के करते हैं। अब मैं सेकंड एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी मेरी बात है, यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम सिटिंग इन इंडिया। सपोज यू कम टू इंडिया एंड आई हैंड ओवर अ गोल्ड रिंग टू यू, कि दिव्या एक गोल्ड रिंग है, आप रख लो, कोई बात नहीं, मेरे को 5 साल 6 साल बाद दे देना, आई ट्रस्ट यू दिस आइटम। और वहाँ आप चले जाते हैं, मेरा आपका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो मैरिजेस में होता भी नहीं है, वहाँ जाके इस गोल्ड रिंग की कोई फेट ही नहीं है। 5 साल बाद मैं कहता हूँ मेरी आइटम दिव्या के पास पड़ी हो, कहाँ है कहाँ नहीं है, तो रिकवरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन दीज सिचुएशंस। ये कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस दैट प्रॉपर्टी इज लाइंग इन सम सिक्योर डिपॉजिट, सिक्योर प्लेस लाइक बैंक लॉकर्स और एनी सर्टिफाइड प्लेसेस, या हमने कोई कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लोन लेने के लिए गोल्ड दे देते हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जगह पे पड़ी है। इफ़ सम प्लेस इज आइडेंटिफाइड तो रिकवर, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इन चीज़ों को हमारे इंडियन गर्ल्स को, इंडियन फैमिलीज़ को पहले से ही सोच के चलना है। अगर आप कोई ऐसी जगह पे अपना रिश्ता बना रहे हैं जहाँ आपको 1% भी डाउट है कि कुछ हो सकता है, तो यू हैव टू बिगिन विद द एंड इन द माइंड। आपको सोच के चलना है। आई नो इट साउंड वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप जो है एक इमोशनल बॉन्ड है,
एक सोशल बॉन्ड है, उस समय पहले ही लीगल चीज़ सोच के चलना एक बड़ा ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सी एडवाइस लगती है। इट्स प्रैक्टिकली होता नहीं है, उस वक्त बड़े अरमान होते हैं, बहुत कुछ होता है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं, तो कोई सोचता भी नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली एज अ प्रोफेशनल देखा जाए तो हम ये डिफिकल्टीज फेस करते हैं, एंड आई फील सॉरी फॉर माई दोस्त क्लाइंट्स जो आते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है उस वक्त करने को, तो वी हैव अ वेरी टफ टाइम रिकवरिंग दोज थिंग्स। और मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के कभी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने सारे क्लाइंट्स को और आपके दर्शकों को ये फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के ऊपर इमीडिएटली डिपेंड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, वो पता नहीं किस सोर्स से आ रही है, किस सोर्स से नहीं आ रही है, ना जाने कौन सा प्रोफेशनल किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन से हम मिसलीड होकर कोई और रास्ता अपना लें और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स देखें कि नहीं, हमें तो कोई और रेमेडी अवेल करनी थी। ऐसा देखा है, काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद अ लीगल प्रोफेशनल। So Anurag, out of your experience, that spans more than 15 years, आप कुछ advice या recommendation देना चाहेंगे लोगों को to avoid these situations to come? दिव्या, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये इसका आंसर आपके सवाल में छुपा है। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पॉडकास्ट आपने ये कहा था कि इस लालच में कि मैं बाहर सेटल हो जाऊंगी, इस लालसा में कि मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, women fall prey to these things। तो ये आंसर यही है कि हमें उस समय जो अपनी लालसा है, जो हमारा लालच है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे मैरिटल रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, आपका एक विजन है, आपका एक ड्रीम है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उन सारे फैक्ट्स को, उस पर्सन के एंटेसिडेंट्स को, उन सारी सिचुएशंस को वेरीफाई करना। अब आप देखिए, हम बड़ा प्लेनली कह देते हैं कि मेरे को वीज़ा स्टेटस गलत बताया गया, राइट? उस वीज़ा स्टेटस को वेरीफाई करना ड्यूटी किसकी है? आपने ड्यूटी क्या तो हमारी किया? है ना। Yeah. आपने क्या किया? अब मैं हूँ, मेरी डॉटर को मैंने अब्रॉड भेजना है, तो वेरीफाई करना मेरी ड्यूटी है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कई बार किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि एकदम से कोई पर्सन आया, उसने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दिया, लैविश गिफ्ट ले दिए, हमें लगता नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उसके लिए एक हॉलिडे मैरिज थी, जितने की उसने गिफ्ट लेके दिए उसके लिए 1% ऑफ हिज इनकम भी नहीं था। हमने सोचा कि हमारी तो लाइफ सुधर जाएगी, सब हो जाएगा, और उसके लिए तो 1 महीना बड़ा हनीमून पीरियड था। उसके बाद ही गोज बैक एंड द गर्ल कीप्स रिपेंटिंग। तो हमें अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी स्टेज से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। धोखा वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ विश्वास होता है जी। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो धोखा नहीं होगा। तो उस समय आपको अपनी इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को, अपनी चीज़ों को बहुत काबू रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा ड्रीम देख भी रहे हैं, हैव पेशेंस, चीज़ों को वेरीफाई करिए, एंटेसिडेंट्स वेरीफाई करिए, किसी से उसका प्रूफ मांगिए कि अगर हाँ आपका पीआर स्टेटस है, दिखाइए पीआर स्टेटस क्या है, उसको अपने किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू वेरीफाई करिए, देन गो हेड। तो मेरी ये बेसिक एडवाइस आपके सारे व्यूअर्स को है। ऑल्दो बाद में रेमेडीज़ होती हैं जी, लेकिन बाद में रेमेडीज फिर उस तरह की नहीं होती हैं, रिपेंटेंस है, बहुत कुछ है, तो इसलिए पहले इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। Anurag, as you must be well aware, NRIs usually sail in two boats. We struggle with two different geographies. कभी-कभी कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं इंडिया में जो कि पैरेलली हैंडल हो रहे हैं यहाँ के केओस के साथ, और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ इसमें आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो शेयर होता है, उसमें बहुत डिस्प्यूट्स कभी-कभी आ जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को ये भी बहुत बार बोलते हुए सुना है कि माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड विदाउट माई कंसेंट, उसमें मेरा भी हक था और मेरे साथ धोखा हो गया। तो कानून जो है वो हम सबको पता है सर्वोपरि है, चाहे किसी भी कंट्री का हो। सो व्हाट डज इंडियन लॉ मेंशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सच एनआरआईज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रेस? राइट, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। इस क्वेरी को एड्रेस करने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लाइव एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ, जहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिली दैट आई शुड स्टार्ट सर्विंग द एनआरआईज। मैं आपका पहले आपकी क्वेरी रिजॉल्व करके देन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक्चुअली दिव्या, लॉ तो कोई ऐसा प्रोविज़न देता ही नहीं है कि अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी में राइट है और मेरे जो को शेयरर्स हैं या दो और लोग हैं जिनका राइट इसमें है, वो मेरे शेयर को सेल कर दें। आप समझिए, यू हैव अ हाउस इन इंडिया एंड वी ओन इट 50-50। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेल योर शेयर। अगर ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, वो या तो ये इस तरह से हो सकता है कि कोई और पर्सन आपके लिए आके इम्पर्सोनेट करे, या आपने किसी को पावर अटॉर्नी या राइट्स दे रखे हैं कि मेरी जगह जाके आप अटॉर्नी आके स्टेटमेंट दे दीजिए, राइट? या आपको ही मिसगाइड किया गया है कि भी यहाँ पे तो आपका राइट है नहीं, कुछ बनता नहीं है, चुपचाप थोड़ा बहुत लेना है तो निकल जाओ, राइट? या कोई बहुत ही हाई लेवल की कनाइवेंस है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द पर्सन हु इज कमिटिंग दिस फ्रॉड।
तो जब भी कोई ऐसा एक्ट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इम्पर्सोनेशन ज़रूर होती है. दैट इज़ वन. और बेसिक लॉ ये कहता है कि फ्रॉड विशिएट्स ऑल प्रोसीडिंग्स. कोई भी प्रोसीडिंग अगर फ्रॉड के बेस पे हुई है तो दैट इज नल एंड वाइड, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं. इंडिया में Yeah, तो please. अनुराग ये होता है कि कभी लिखित भी नहीं होती, कई प्रॉपर्टीज तो ठीक से रजिस्टर्ड भी नहीं होती, तो उसमें Yes. बस पापा मम्मी की प्रॉपर्टी है, उन्होंने कुछ मेरे नाम नहीं किया, लेकिन मेरे भाई ने बोला ये तो पापा मम्मी की है, वो सारा बेच के आ गया. तो जब लिखित ही Right. नहीं है, कोई पेपर वर्क ही नहीं है, तो फिर तो यस यस, आई अंडरस्टैंड. इट्स वेरी वेरी वैलिड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन. बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया. अब यहाँ पे दो बातें आती हैं दिव्या, ज़रा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ से टच करूँगा. दो बातें आती हैं. पहली तो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जो 4th जनरेशन से स्टार्ट होती है. दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. अगर मैं एनआरआई हूँ, मैं अब्रॉड चला गया और मेरे फादर साहब की कोई प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बनाई या अपने फादर साहब से, अब मेरे दादा से इनहेरिट की, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड नेचर की है. और मेरे दो ब्रदर्स हैं, मैं और मेरा एक और ब्रदर है. और मेरा ब्रदर जो इंडिया में है वो मेरे फादर साहब को कन्विंस करता है कि नहीं आप प्रॉपर्टी बेच दो. प्रॉपर्टी बेच देते हैं और सारा पैसा उसको दे देते हैं. वो उनका राइट है, ओके, दैट इज देयर राइट. या बट ऑन द अदर हैंड, इफ दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ एंसेस्ट्रल नेचर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मेरे दादा परदादा की कोई ज़मीन चलती है, दादा की नहीं सॉरी 4th जनरेशन से ऊपर की, 4th जनरेशन से मेरी कोई प्रॉपर्टी चलती आ रही है, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा राइट उसमें क्रिस्टलाइज हो गया उसी समय जब मैं पैदा हुआ था. मेरा वो परसेंटेज शेयर फैमिली ट्री के हिसाब से बन गया. अब उसको सेल करने के लिए मेरी बैक पर मेरे किसी सिबलिंग को या मेरे किसी रिलेटिव को अथॉरिटीज़ के सामने मिस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. या तो उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या मैंने उनको कभी कोई अटॉर्नी दी होगी. यानी कि ब्रॉडली कहूँ तो कोई ना कोई फ्रॉड का एलिमेंट ज़रूर होगा. ओके. और अगर आपको किसी भी समय कोई ऐसी एप्रीहेंशन होती है कि कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, नहीं भी है, लिखित में है, नहीं भी है, आपको एप्रीहेंशन होती है, इमीडिएटली आपको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है, उसके कंसर्न्ड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंसर्न्ड ऑफिस में जिसकी भी अंडर वो प्रॉपर्टी है, उनको बाय थ्रू अ प्रोफेशनल एक लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में मैं 15%, 20%, 25% स्टेक होल्डर हूँ, इस तरह से इसका स्टेक होल्डर हूँ, और मेरी बैक के पीछे इसको सेल ना किया जाए. और अगर कोई ऐसा एफर्ट किया जाता है तो दिस इज़ माई इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी कन्वेड टू मी. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि इंडिया में हमने प्रॉपर्टी खरीदी, हमने किराए पे भी डाली, और क्योंकि हम वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है और हमारे फैमिली के लोग भी उस सबब या उस उस शहर में रहते नहीं है इंडिया में, तो वो अब खाली नहीं कर रहे हैं, वो कब्जा करके बैठ गए हैं. तो इसमें क्या करना चाहिए? See, as far as tenancy is concerned, Indian law is very clear. ओके. बट प्रॉब्लम है कि हम उस रेमेडी को अवेल नहीं करते हैं टाइम पे. I've seen कि many NRIs इनको लगता है कि चलो मेरी प्रॉपर्टी पे टेनेंट बैठ गया, they write an email to the police, emails come to the concerned police station, और वहां पे जाके पता लगता है कि ये तो email, ये तो पुलिस का मैटर ही नहीं, it is a civil matter, it's not a criminal matter. तो जो ये सिविल मैटर है इसको सिविल रेमेडी से ही अवेल करना पड़ेगा. और कोर्ट्स के पास बहुत तरह के प्रोविजंस हैं जिसमें कि इन रेमेडीज को अवेल किया जा सकता है. अगर पर्सनल नेसेसिटी है तो उसके लिए समरी ट्रायल भी है जिसमें एनआरआईज इसको स्पीडली खाली करवा सकते हैं. ओके. अगर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है तो उसमें ये इंश्योर किया जा सकता है कि जब तक केस चलता है तब तक रेंट क्लियर होता रहे. डिपेंड ये करता है कि रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ हम इन्वोक करते हैं कि नहीं करते. तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समय पे बताना और समय पे रेमेडी अवेल करना. ये एक पुराने समय की बात हो रही है जब टेनेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते थे. अब वो समय चेंज हो गया है. इस समय अगर उनको वहां बैठना है तो आज के डेट में जो किराया चल रहा है वो देना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, बशर्ते हम सारा लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं. क्योंकि कोर्ट के पास ही राइट है, कोर्ट के पास ही ये एडजुडिकेट करने का राइट है कि ये इनका टेनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है एंड ही इज एंटाइटल्ड टू एविट दिस प्रॉपर्टी. दैट्स क्वाइट अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता है. बट थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट एज वेल. So can an NRI testify evidences over a video conferencing instead of a physical presence? Is it mandatory to be physically present? No, not mandatory to be physically present. Okay. Depending upon कि हमारा केस किस नेचर का है. Right. अगर हमारे क्रिमिनल केसेस हैं उसमें भी हैव टू बी फिजिकल प्रेजेंट अनलेस हमारे को एग्जेम्पशन ग्रांट की गई है कोर्ट की वजह से. अच्छा. कई बार कोर्ट हमारे को एग्जेम्पशन ग्रांट कर देता है that you don't need to be physically present due to so and so reasons, and then you can testify through video conferencing also. In civil cases it is very much possible. Okay. कुछ एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है,
उस प्रोसीजर के इट इज वेरी मच पॉसिबल आज की डेट में। इंडिया में एनआरआई मैटर्स रिजॉल्व करने के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का है, ऐसा कुछ सिस्टम? यस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं और एनआरआई पुलिस सेल्स भी हैं। ओके। जहां पे ये सिर्फ एनआरआई के मैटर्स, एनआरआई के अगेंस्ट मैटर्स ही डील किए जाते हैं, दोनों मैटर्स डील किए जाते हैं। एनआरआई के साथ कुछ गलत हुआ है या एनआरआई के द्वारा कोई गलत किया गया, दोनों डील होते हैं पुलिस में। ओके। और कुछ स्टेट्स ने, जैसे कि पंजाब ने, कुछ जगह पे एनआरआई कोर्ट स्टार्ट कर दिए, देयर ऑपरेशनल। ओके। ये स्पेशल कोर्ट्स हैं जो सेटअप की गई हैं, वहां सिर्फ एनआरआई के मैटर्स हैं। और जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ एनआरआई के मैटर है तो वहां पेंडेंसी थोड़ी कम है। ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट आर ट्रेन्ड टू डिलीवर एक्सपीडिशियस जस्टिस इन दैट। तो ये बनाई ही इस मोटिव से गई है कि एक तो उनके पर्टिकुलर मैटर्स को एड्रेस किया जा सके और स्पीडी एड्रेस किया जा सके। अभी बहुत ज्यादा कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, तो उनको वकील बताते हैं कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी जा सकते हो, या हाउ डू दे फिगर आउट? या वैसे आज तो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द वन सेम थिंग। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की गाइडेंस में हैं तो आपको सारा रास्ता दिखाएगा। इफ समवन वांट्स टू कांटेक्ट यू, हाउ टू डू दैट? आई एम अवेलेबल ऑन वेरियस फोरम्स। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने चैनल पे। मेरा ईमेल आईडी है, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरा नाम भी डालेंगे तो आपको सर्च हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट। ओके, सो व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ दिस आई एम इन द बायो एज वेल। मैं बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूंगी अनुराग जी की। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू रीच आउट टू get any kind of advice or discuss any matter, please feel free to do that. Thank you so much, Mr. Anurag Singh Tagra, for your valuable time and sharing that knowledge with all of us. आपसे बात करने के बाद हमें पता लगा कि आपके रिव्यूज और recommendations absolutely amazing क्यों हैं। अगर आप लोग रीच आउट करना चाहते हैं मिस्टर अनुराग सिंह तागड़ा को अपने किसी भी एनआरआई या लीगल मैटर के बारे में, तो उनकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बायो में है, लिंक्स में है। You all take care. Thank you for tuning in.